बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वकालतनामा की एक नई एपिसोड के साथ मोहम्मद अली गुजर आपकी खिदमत में हाजिर है। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने लीगल कॉर्नर के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया हुआ है। आज की जो हमारी गेस्ट हैं मैम कुरुतलैन रहमान, शी इज़ अ सीनियर फैकल्टी मेंबर एट बैरिया यूनिवर्सिटी। आप मैम ने जो हैं LLM, 2 LLMs किए हुए हैं। एक LLM आपने जनरल LLM की है और एक आपने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के अंदर LLM UK से किया हुआ है। तो मैम को हम खुशामदीद कहते हैं। मैम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपका बहुत शुक्रिया कि हाँ, आपने मुझे बुलाया। शुक्रिया। अच्छा मैम, बेसिकली इस इंटरव्यू के अंदर मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सवालात पूछूंगा ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो मुस्तफ़ीद हो सके। ज़रूर ज़रूर। अच्छा मैम, सबसे पहले आप ज़रा हमें अपनी अर्ली एजुकेशन के बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। कितना अर्ली बताना है? मतलब यही कि आपका ये जो लीगल प्रोफेशन है जी। LLB करने का इरादा सबसे पहले तो कब आया और कैसे आया? ओके। मुझे बेसिकली LLB मैंने अपने बड़े भाई की फरमाइश पे किया। ये तो मैं हर किसी को बताती हूँ और ये बहुत अच्छी फरमाइश थी। मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत लर्न किया। LLB मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद जैसे ही मेरा लॉ ख़त्म हुआ, मेरे उस्ताद थे ख़ुशीर रहमान, उन्होंने मुझे इंटर्नशिप ऑफ़र की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। मैंने 6 महीने वहाँ इंटर्नशिप की और उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल फ़ील्ड को जो है वो जॉइन किया और वो भी मैंने अपने फैमिली चैम्बर से किया। मेरे ब्रदर इन लॉ का चैम्बर था उधर से। थोड़ा अर्सा मैंने जब प्रैक्टिस की तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस किया है, मुझे वापस कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो मैंने FPSC की जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू किया एंड इवेंचुअली आई एंड अप एज अ रिव्यू ऑफिसर और अ प्रूफ रीडर इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जहाँ पर पाकिस्तान कोड, अगर आप लॉ एंड जस्टिस की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पर लॉ हेड होगा, उसके अंडर आपको पाकिस्तान के जितने भी लॉ जिनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो आपको मिलेंगे। एंड आई कैन प्राउडली से दैट कि उस पर मैंने कुछ अपना इनपुट दिया हुआ है। मैं लॉज को रिव्यू करती थी अपनी टीम के साथ और वहाँ पर हम अपलोड करते थे ताकि पब्लिक एट लार्ज जो है पाकिस्तान में वो एक्सेस कर सके और उनको पता चल सके कि पाकिस्तान में कौन कौन से लॉ जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने उसी के दौरान अपना LLM स्टार्ट किया फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से ड्यूरिंग माय जॉब। सुबह मैं जॉब पे जाती थी एंड इवनिंग में मैं अपनी LLM की क्लासेस लेती थी। 2018 में मेरा वो LLM ख़त्म हुआ और 2018 में मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी को एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर ज्वाइन किया। उसके ड्यूरिंग माई LLM भी मैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर जो हूँ वो जाती रही हूँ। In 2019, I joined Bahria University as a permanent faculty member. Now come to my second LLM. Bahria University जो है it's full of opportunity, not for the student, for the faculty as well. एक faculty exchange scholarship आया लंदन का था, ब्रुनल यूनिवर्सिटी लंदन का। उस पे बहरिया यूनिवर्सिटी के तीनों कैंपसेस से कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद डिफरेंट फैकल्टी ने अप्लाई किया। नॉट स्पेसिफिकली लॉ बट जनरली सब फैकल्टी मेंबर ने। उसमें से 2 फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो सेलेक्ट हुए। काफ़ी कंपटीशन था और एक मैं थी इस्लामाबाद कैंपस से और एक कराची कैंपस से थी और हमने फिर ब्रुनल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स किया और मेरा LLM था जो कि मैंने सेलेक्ट किया था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। और मैंने अपनी रिसर्च की वुमेन ट्रैफिकिंग में और अभी ही दिसंबर में 2024 में मेरा LLM ख़त्म हुआ एंड जनवरी में मैंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। अच्छा मैम, आपने ये वुमेन ट्रैफिकिंग का जिक्र किया है, तो जी। आपने AI में कोई प्रपोजल भी दिया था कि हम इसको कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं वुमेन ट्रैफिकिंग को, तो ये ज़रा बताइए ज़रा हमारी आवाम को। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मेरी रिसर्च को गो थ्रू किया और ये एक मैंने ड्यूरिंग माय LLM एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉज एंड एथिक्स के नाम से और उस सब्जेक्ट में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मेरा जो माइंड था कि मुझे वुमेन ट्रैफिकिंग पे काम करना है, वी हैव लाइक देयर इज़ अ लैक ऑफ लेजिस्लेशन। But then I thought after studying artificial intelligence that I should propose this thing. We can combat this problem, women trafficking, by using the AI modes जो कि मैंने अपने subjects में study किए थे। एंड ये काफ़ी अच्छा था। अभी पूरी दुनिया में यूरोपियन यूनियन ने सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट जो है वो बनाया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है और मैं चाहूँगी जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेसिफिकली लीगल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो एक दफ़ा उस एक्ट को, उन रूल्स को जाकर देखें।
एंड देन यू विल गेट द आइडिया कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा फ्यूचर है और किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। अच्छा मैम, मैं आपसे एक जो बहुत जो रीसेंट आपने काम किया उसके हवाले से एक सवाल जी। पूछना चाहता हूँ कि आपने एलएलएम यूके से किया है, तो आपने ड्यूरिंग एलएलएम क्या वो कौन सा चैलेंज था जो आपने फेस किया और कौन से चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए? मैं पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, दूसरा एलएलएम करने का पर्पस क्या था। बेसिकली मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मुझे क्योंकि पीएचडी करना है, मैं एकेडेमिया में हूँ, मुझे इंसान को अपना ज़्यादा बेहतर पता होता है, तो मुझे फ़ील होता था कि मेरी रिसर्च जो है वो अच्छी नहीं है। लाइक वो स्टैंडर्ड वाइज देखा जाए या जनरली मुझे लगता था कि मेरी रिसर्च ठीक नहीं है। ये रीज़न था मेरा सेकंड एलएलएम करने का। और जो चैलेंजेस मैंने फेस किए वो यही चैलेंजेस थे कि वहाँ रिसर्च में जो लर्निंग थी मेरी, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव थी, कॉम्प्लेक्स थी, बट इवेंचुअली आई विल से कि मैंने बहुत ज़्यादा लर्न किया उन चैलेंज। बेसिकली आप अपने चैलेंजेस से ही लर्न करते हैं। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं हैं तो आई थिंक आपकी लर्निंग नहीं है। तो रिसर्च जो थी उसको करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन जनरली अगर मैं देखूं तो फाइनेंशियली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज़ आपको पता है कि हमारी करेंसी उसके कंपेयर जो जहाँ जिस तरह मैं यूके में थी उसके कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं थी, तो आप अपनी करेंसी पे रिलाई नहीं कर सकते। तो यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ पार्ट टाइम वर्क, जो कि आपको इजाज़त भी दी जाती है, मैक्सिमम 20 आवर्स। मेरी जिस तरह मास्टर्स की डिग्री थी, तो जॉब के साथ स्टडीज़ के साथ चीज़ें मैनेज करना, एंड आप अपने सारे डोमेस्टिक वर्क भी खुद कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी चैलेंजिंग होती हैं। और फिर उसके बाद जब आपको डिग्री मिलती है तो फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि ये अब लाइक मेरी एक ट्रू अचीवमेंट है। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपने काम का ज़िक्र किया है, जी। तो आपने वहाँ पे सिटीज़न एडवाइस ब्यूरो में 1 साल तक काम किया है, तो ज़रा बताइए कि वो आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिली? जी। ये एक बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा सवाल है और बड़ी एक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ। हाँ, सिटीज़न एडवाइस ब्यूरो एक बहुत बड़ा नाम है यूके में। आप अगर यूके में हैं या आप नहीं भी हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको आइडिया होगा कि ये कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे यूके में। बेसिकली मैंने एक चीज़ नोट की है कि हम लोग बहुत जब हम एज अ स्टूडेंट कहीं पर भी जाते हैं ना, तो हमारी अप्रोच छोटी हो जाती है। हम आई आई बिलीव दैट वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ फॉर लेस। मेरी यही अप्रोच थी जब मैं यूके गई। और क्योंकि मैं दूसरे स्टूडेंट से अपने आप को डिफरेंट इसलिए भी समझती हूँ क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। दूसरा स्टूडेंट अगर एलएलबी करके जाता है तो उसके पास फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको इस तरह की जॉब ना मिले। बट स्टिल मैंने बहुत से लोगों को देखा, उन्होंने एफर्ट्स की, उन्होंने अच्छी जॉब्स को होल्ड किया। सो बेसिकली जब मैं यूके गई सितंबर में 2023, मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। सबसे पहले तो मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर 3 अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैंने एलुमनाई एम्बेसडर का काम किया, मैंने स्टूडेंट एम्बेसडर काम किया, और इसके अलावा जो है मैंने वहाँ पर रिक्रूटमेंट एम्बेसडर काम किया। ये डिफरेंट कैटेगरीज थी वहाँ पर। और यूनिवर्सिटी इट्सेल्फ आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, आपने बस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। उसके अलावा मैंने ये रियलाइज़ किया ये फ़ील्ड रिलेटेड काम नहीं है। अब जब मैं बाहर आई हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस करना है कि बाहर लीगल फ़ील्ड किस तरह से है, मुझे फ़ील्ड वर्क करना है, मुझे अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड काम करना है। तो मैंने नॉन स्टॉप जो है अप्लाई करना शुरू किया। मुझे आई स्टिल रिमेंबर दैट मैं 3-3 4-4 बजे तक रात को बैठ के अप्लाई कर रही होती थी, और लाइक डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके डायरेक्ट अप्लाई करती थी। लिंक्डइन इज़ अ गुड सोर्स, पर आई बिलीव कि अगर लिंक्डइन पे आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो आप वेबसाइट पे जाएं और डायरेक्ट जाके आप वहाँ पर अप्लाई करें। मैंने यही स्ट्रेटजी की, और इवेंचुअली मुझे 2023 दिसंबर में जो है सिटीज़न एडवाइस ब्यूरो की तरफ से बड़ा एक्सटेंसिव मेरा इंटरव्यू हुआ। अब ये काम क्या करते हैं, ये बेसिकली लोगों के लिए जनरली ओवरऑल काम करते हैं। किसी के बेनिफिट्स अगर नहीं मिल रहे उसको, वो सिटीज़न एडवाइस के पास आएगा। वहाँ तो बेनिफिट्स का बड़ा कॉन्सेप्ट है। किसी का कोई लीगल इशू है, उनका सॉलिसिटर विंग है जिसके अंडर मैं भी काम करती थी, वो वहाँ पर आएंगे। मैं वहाँ पर एज अ गेटवे असेसर काम करती थी, और क्लाइंट सबसे पहले मेरे पास आता था। मैं उसकी सारी हिस्ट्री लेके, सारी ब्रीफिंग बना के फिर आगे सॉलिसिटर्स को जो है वो फॉरवर्ड कर देती थी, एंड फिर सॉलिसिटर्स के साथ हम बैठ के तो क्लाइंट को जो है उनके इश्यूज़ को एड्रेस कर देते थे। तो ये लाइक काफ़ी डिटेल्ड काम है, बट आई एम ग्लैड कि मैंने ये काम किया। मुझे यूके के काफ़ी लॉस पता चले, किस तरह से लोगों को वहाँ बेनिफिट्स मिलते हैं, किस तरह वहाँ पर काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ अंडरस्टैंड अच्छा, की।
अच्छा मैम, आप एक चीज़ बता दीजिए कि मैं ये सवाल बहुत अहम पूछना चाहता हूँ आपसे कि लीगल एजुकेशन यहाँ में और उधर में क्या फ़र्क है? ज़रा इसके बारे में बताइए। एक फ़र्क जो मैंने बहुत ज़्यादा फ़ील किया है वो ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव आपके लाइक इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं क्लास में। आप क्लास में बिल्कुल डमी बन के नहीं बैठ सकते। मैं यहाँ पर टीचर हूँ और मुझे जो है ना स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना बड़ा पसंद है। आप मेरे स्टूडेंट रह चुके जी हैं, आपको बिल्कुल। ये बात पता है कि मैं ज़्यादा देर क्लास में स्टूडेंट्स को खामोश नहीं रहने देती। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पर देखी। वहाँ 101 सेशंस हैं, वहाँ पर टीचर्स आते हैं, जो प्रोफेसर्स आ रहे हैं वो लेक्चर डिलीवर करने नहीं आ रहे, वो आपसे डिस्कशन करने आ रहे हैं, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। वहाँ पर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, वो आपको एक ग्राउंड दे दिया जाता है। आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं वो आपको क्लास में पढ़ा कर फिर आपको वो क्लास में एक काइंड ऑफ एक क्लास वर्क टाइप की चीज़ दे देते हैं। आप वहाँ पर बैठ के फिर उस पर रिसर्च करते हैं, फिर टीचर के साथ वो रिसर्च डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैंने वहाँ पर देखा। अच्छा मैम, आप हमारी जो क्योंकि यंग जो जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो हमें ज़्यादातर सुन रहे हैं। आप क्या एडवाइस करेंगी स्टूडेंट्स को कि क्या उनको बाहर उनके लिए मौके मौजूद हैं, बाहर की दुनिया उनके लिए क्या खुली हुई है, और क्या मतलब है वहाँ पे जो है कि ख़र्चा कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाता? खर्चा तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। खर्चा कहाँ पर नहीं है। आजकल जो इन्फ्लेशन के हालात चल रहे हैं वो हम सब के सामने हैं। पहली चीज़ ये कि मैं वहाँ यूके के जो लोग थे जो मेरे दोस्त बन गए, ब्रिटिशर्स जो थे, उनको मैं एडवाइस करती कि तुम लोग पाकिस्तान आओ पढ़ने के लिए। उसकी रीज़न क्या है? मुझे लगता है कि जब आप एक बॉक्स में होते हैं ना तो आपकी ग्रोथ नहीं होती। जब आप उस बॉक्स से निकलते हैं तो आपकी ग्रोथ होती है। यानी कि मुझे यूके जाना, जापान जाना, अमेरिका जाना मेरे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से लर्न करूँगी। पाकिस्तान में रहते हुए अगर मैं अपने ही लोगों के बीच में अपने कंफर्ट ज़ोन में रहूँगी तो मेरी लर्निंग उस तरह से नहीं होगी। यू हैव टू लीव योर कंफर्ट ज़ोन फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए वहाँ पर भी जो लोग हैं, एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में बहुत अच्छा है। मुझे बहरिया और ब्रुनेल में इतना फ़र्क नहीं नज़र आया। ब्लूम्स टेक्सोनोमी हम भी फॉलो कर रहे हैं, ब्लूम्स टेक्सोनोमी वो भी फॉलो कर रहे हैं। दिस इज़ अ टीचिंग मैथडोलॉजी बेसिकली। बट द थिंग इज़ कि हम अगर अपने कंफर्ट जोन में हैं, हम क्लास में आएंगे, हम डमीज़ बन के बैठे रहेंगे। जब आप इतनी मेहनत करके कहीं जाएंगे फिर आपका दिल करेगा कि यार मैं बात करूँ, मैं बोलूँ, मैंने पैसे लगाए हैं, मैंने खर्चा किया है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। यस। तो इसलिए, और अक्सर लोगों को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नो डाउट। बट द थिंग इज़ कि आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जैसे कि मुझे मिली। उसमें स्टिल मुझे अपना अकोमोडेशन पे करना था, मुझे अपनी डेली एक्सपेंसेस को पे करना था, उसके लिए मुझे जॉब करनी पड़ी। आप अपनी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट अरेंज करें, आप पे करें, आप वहाँ जाएँ। सब लोग वहाँ पर अपना पार्ट टाइम काम करते हैं, अपनी फ़ी भी पे करते हैं, अपनी अकोमोडेशन भी पे करते हैं। तो दूसरा, अगर आपको फैमिली कुछ हेल्प कर देती है या कहीं से, और आप स्कॉलरशिप ले लेते हैं या स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। उसके अलावा एक और चीज़ कि जब आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जिस तरह मैं ब्रूनेल में थी, आप एक दफ़ा वहाँ स्टूडेंट चले गए, आप अपने फाइनेंसेस मेंटेन नहीं कर सकते, वहाँ पर बहुत से फ़ंड्स आपको मिल जाते हैं। हार्डशिप फ़ंड एक बेस्ट एग्जांपल है। बहुत से मेरे दोस्त थे जिन्होंने वहाँ पर हार्डशिप फ़ंड को अवेल किया। वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो इतनी मेहनत करके आते हैं एंड देन वो अर्न नहीं कर सकते, उनको जॉब्स नहीं मिल सकती। तो इसके अलावा बहुत से फंड्स हैं। इवन एलुमनाइज जो हैं यूनिवर्सिटी को डोनेशन देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो डोनेशन आपकी ट्यूशन फ़ी को कवर कर देती है। तो इस तरह की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको बस डेयरिंग होना पड़ेगा और ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब मेरा एलएलबी ख़त्म हो गया और मुझे एलएलएम करने जाना है। एंड मेरे जो स्टूडेंट हैं बहरिया वाले, वो आए मेरे पास, मुझसे पूछें, मैं उनको गाइड करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा। थैंक यू। अच्छा मैम, ये भी आप बताइए कि आप प्रैक्टिस भी कर रही हैं, तो जी। इस हवाले से ख़ास करके ख़वातीन को और ख़ास करके वालिदैन को पैगाम दें कि क्या वो अपनी जो बच्चियाँ हैं उनको क्या इस तरफ मतलब है प्रैक्टिस की तरफ भेजें कि ज़रा। बिल्कुल प्रैक्टिस की तरफ भेजें। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं एकेडेमिया में हूँ। मेरी अपनी एक लॉ फर्म है जो मैंने रजिस्टर करवा ली थी। बट टीचिंग की वजह से डेफ़िनेटली मेरी, क्योंकि ये प्रायोरिटी है, तो मैं उस तरह से उसमें अपनी डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर सकती। बट
जब आपके पास लॉ की डिग्री होती है तो बाय हुक और बाय क्रुक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मेरे पास बहुत से केसेस ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने इतने स्टूडेंट्स हैं जो मेरी फ़र्म को चला रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे ये है कि क्लाइंट मेरे पास आते हैं, मैं अपनी फ़र्म को रेफ़र कर देती हूँ और फिर मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे पार्टनर्स हैं वो उस पे काम करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जब मैंने अपनी इंटर्नशिप ख़त्म की तो मैंने प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस वो चीज़ है जिसमें आपकी लर्निंग सबसे ज़्यादा है। आप जब फील्ड में होते हैं तो आप सबसे ज़्यादा लर्न करते हैं। तो जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं तो आपका कोई जेंडर नहीं होता। अगर मैं लॉयर हूँ तो मैं लॉयर हूँ, तो मुझे ये तो फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि एज अ फ़ीमेल मेरे क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस होते हैं डेफिनेटली, आपके हर जगह पे होते हैं। एज अ मेल आपके कितने चैलेंजेस होंगे, तो उसको आपने हैंडल करना है अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल पेरेंट्स अपनी बच्चियों को भेजें। मैंने हर फील्ड में काम किया, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया, मैंने प्रैक्टिकल काम किया, मैंने एकेडेमिया में काम किया, मैंने इवन बहुत सी आर्टिकल्स लिखे। ज्यूरिस्ट एक अमेरिकन एक न्यूज़पेपर है, उस पे मैं अपने आर्टिकल्स जो है वो लिखती हूँ, क्योंकि उनको पता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो पाकिस्तान की जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो मुझसे डिमांड करते हैं कि आप हमें कुछ लिख कर दें। तो मैंने हर फील्ड में काम किया एंड आई कैन प्राउडली से दैट कि बीइंग अ फीमेल मैंने हर फील्ड में बहुत कंफर्टेबली काम किया है। एंड थैंक यू टू एवरीबडी जो मेरे हमेशा मुझे जिन्होंने सराउंड किया, जो मेरे कोलीग्स रहे, उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दिया कि मैंने अच्छे तरीके से ग्रो भी किया और काम भी किया। अच्छा मैम, आप हमारे जो यंग वकला हैं जी। उनको कुछ एडवाइस करें कि मतलब है वो कैसे इस प्रोफेशन में एक्सेल कर सकते हैं। इस प्रोफेशन में अगर आपने एक्सेल करना है तो सबसे पहले ये है कि आप अपनी रिसर्च स्किल्स को अच्छा करें। मैंने देखा है और मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहती भी हूँ, और जो मेरे जूनियर्स होते हैं, कि हम में पढ़ने की आदत ख़त्म हो गई है। अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मैं भी ज़्यादातर जो है अपनी मसरूफियात की वजह से ज़्यादा पढ़ नहीं सकती। अभी मुझे एलएलएम की जो अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने इस पे रियलाइज़ किया कि रिसर्च कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आप अपनी रिसर्च स्किल्स को अच्छे से इस्तेमाल करें। आजकल आपके पास आर्टिफिशियल काफ़ी टूल आए हुए हैं, लोग उनको यूज़ करते हैं लेकिन वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को लिमिटेड कर रहे हैं उसकी वजह से। तो आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को लिमिटेड ना करें, आप उससे हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि अब वो फ्यूचर है। हम उससे किसी को इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते। आप उसको उससे हेल्प लें, बट आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को और अपनी रिसर्च स्किल्स को इन्हांस करें। ये मेरा मैसेज है। और एक और चीज़ है कि एक्सेस टू जस्टिस जो है ना, वो आसान बनाएं उन लोगों के लिए जो डिसएडवांटेज्ड हैं, जो प्रिविलेज्ड नहीं हैं। ये मैं बहुत ज़्यादा एक चीज़ फ़ील करती हूँ कि अक्सर लोग अपने राइट के लिए कुछ कर नहीं सकते बिकॉज दे डोंट हैव फाइनेंशियल हेल्प और समथिंग। सो ऐसे लोगों के लिए आसान बनाए। दिस प्रोफेशन इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू मनी मेकिंग। अच्छा मैम, एक खूबसूरत सा मैसेज भी रिकॉर्ड कराएं हमारे ऑडियंस के लिए। खूबसूरत मैसेज यही है कि जस्ट वर्क हार्ड, एंड आई बिलीव कि हार्ड वर्क आपको ज़िंदगी में बहुत अच्छी जगह पर लेकर जाती है। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं भी हैं, इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल। बस मेहनत से काम करें और इंशाल्लाह आप सबका फ्यूचर, ख़ास तौर पर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आपने आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। मैं इंशाल्लाह एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।